वेलकम दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो कोई नहीं देखा है वह देख लेगा। दर्पण या आईना किसको कहते हैं? तो दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना और प्रकाश के परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। दूसरा उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तीसरा अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जब हम अंदर से कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, यानी किसी गोलीय दर्पण का अंदर से जब कलई किया जाता है तो वह उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, तथा गोलीय दर्पण को अगर बाहर से कलई किया जाता है यानी बाहर से इसको रचित किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण प्राप्त होता है। यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसको अंदर से कलई किया गया है और इसको बाहर से कलई किया गया है। देखिए यह इमेज है, यह प्रतिबिंब बन रहा है, यह सब जितने भी है इसके अंदर सब प्रतिबिंब है। अब हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा जानेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, यानी लौटाने वाला सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ है, अवतल दर्पण है। जैसे प्रकाश यहाँ पे आएगा तो ऐसे जो है लौट जाएगा और इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो यह उत्तल दर्पण है। यह ऐसे जो है लौट जाएगा, कोई भी प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो ऐसे लौट जाएगा। अतः इस साइड वाला इसका परावर्तक सतह है और इस साइड वाला इसका परावर्तक सतह है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है। अब हम लोग जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसकी विशेषता को जानेंगे। पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। चौथा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप का मतलब होता है बाएं वाला दाएं साइड में चला जाता है, दाएं वाला बाएं साइड में चला जाता है। जैसे आप लोग आईना देखते होइएगा तो उसमें बायां पैर उठाते होइएगा तो पता चलता होगा कि दायां उठा रहे हैं, और दायां उठाइएगा तो पता चलेगा बायां उठा रहे हैं। उसी को पार्श्विक उल्टा कहा जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। यह हो गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए यही है पार्श्व परिवर्तन, बाएं वाला दाएं चला जाता है और दाएं वाला बाएं चला जाता है। अब हम लोग अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस का परिभाषा जानेंगे। अवतल दर्पण का फोकस से क्या समझते हैं? तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है? तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, और इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर मिलती है उसी को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे यह प्रकाश की किरण आ रही है, यह भी आ रही है, और इस बिंदु पर यानी बिंदु F पर मिल रही है, अतः अवतल दर्पण का फोकस F है। उत्तल दर्पण का फोकस से क्या समझते हैं? तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। यह प्रधान अक्ष हो गया और इसके समांतर यह प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तब परावर्तन के बाद
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसको सामने ले जाएंगे, इसके सामने ले जाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, अतः यह उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। और यह वक्ता केंद्र हो गया, यह ध्रुव हो गया और पीसी प्रधान अक्ष हो गया, यानी यह रेखा जो है वह प्रधान अक्ष है। फोकस दूरी से क्या समझते हैं, तो फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह फोकस एफ हो गया और यह ध्रुव पी हो गया और इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ से फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। अब हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या में संबंध को पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। r इक्वल टू 2f होता है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। देखिए यह वक्ता त्रिज्या है, फोकस दूरी की दोगुनी हो गई। अब हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। कैसे सिद्ध किया जाएगा, उत्तल दर्पण की सहायता से और फिर अवतल दर्पण की सहायता से। प्रश्न संख्या 1 है, अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसको 2012 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम और 2015 के एनुअल एग्ज़ाम में अर्थात दो बार इसको पूछा जा चुका है। इसको कैसे सत्यापित किया जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण B1 है जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। AB जो है वह आपतित किरण है, PC प्रधान अक्ष है, PF फोकस दूरी है, ध्रुव P है तथा B1 एक अवतल दर्पण है। पहले अवतल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे, फिर उत्तल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। PC प्रधान अक्ष हो गया, AB आपतित किरण हो गया, PF फोकस दूरी हो गया, F ध्रुव हो गया, C वक्ता केंद्र हो गया, उसी को लिख देना है। AB जो है वह PC के समांतर है। फोकस दूरी PF बराबर F हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या PC बराबर R हो जाएगा। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं तथा वक्ता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। यह हो जाएगा स्मॉल f और P से C की दूरी वक्ता त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा। चूँकि CB बिंदु B पर अभिलंब है, अभिलंब का अर्थ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यह CB जो है वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF हो जाएगा। कोण ABC यानी यह कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा। कोण ABC बराबर कोण BCF। चूँकि AB PC के समांतर है तो हम जानते हैं जब समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, अतः कोण I यह बराबर हो जाएगा। दोनों एकांतर कोण हो गया तो कोण ABC कोण BCF यानी यह कोण BCF है और यह बराबर हो जाएगा। उसके बाद कोण CBF बराबर कोण BCF। देखिए I R के बराबर है और यहीं I के बराबर है, इसका मतलब यह I और यह R यह दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो इस कोण के भुजा क्या है तो BF है और इस कोण के भुजा FC है, R के सामने FC है, तो BF FC के बराबर हो गया क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यदि बिंदु B P के बहुत निकट हो तो यह B जो अगर P के निकट हो जाएगा तो BF PF के बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर PF मैंने लिख दिया। अब PF बराबर FC। अब देखिए यह PF FC के बराबर, क्योंकि PF जो है वह BF के बराबर है, यह और यह बराबर है और फिर यह बराबर है। PF BF FC बराबर है, इसका अर्थ PF और CF बराबर होगा। तो PF और FC बराबर हो गया, यह और यह बराबर हो गया, और जब दोनों बराबर हो गया तो F PC का मध्य बिंदु हो गया। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि PC जो है वह कैपिटल R है और PF स्मॉल r है, तो F बराबर R/2 सिद्ध हो गया।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। r बराबर 2f लिखिए तो या f बराबर 2r लिखिए तो। यह सिद्ध हो गया। अब हम लोग उत्तल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए यह उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसको 3 बार पूछा हुआ है। 2012, 2015, 2015 के एनुअल और कंपार्टमेंटल दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। फोकस दूरी PF बराबर F हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे IR मैं नहीं लिखा हूँ, कोण 1 कोण 2 लिखा हूँ। कोण 1 I के बराबर है और कोण 2 R के बराबर है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा क्योंकि संगत कोण है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण 1 कोण 4 संगत कोण हो जाएगा और हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होता है। कोण 2 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। आमने सामने के कोण को समूह कोण कहते हैं तथा आमने सामने का कोण हो लेकिन रेखा जब क्रॉस करती है तब वह शीर्षाभिमुख कोण होता है। अतः कोण 3 कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। इसलिए देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 2 के बराबर है। इसका अर्थ कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सब आपस में बराबर हैं तो 3 4 के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इसलिए BF बराबर FC हो जाएगा क्योंकि कोण 3 के सामने FC है और कोण 4 के सामने BF है। तो BF FC के बराबर हो गया। उसके बाद यदि BP के बहुत निकट हो तो BP के बहुत निकट होगा तो BF जो होगा वह PF के बराबर हो जाएगा। BF PF के बराबर हो गया, इसलिए यह BF PF के बराबर है और फिर यही BF CF के बराबर है। इसका अर्थ PF और CF बराबर हो गया। इसलिए PF बराबर FC क्या हो जाएगा, यह PC का आधा हो जाएगा क्योंकि F PC का मध्य बिंदु हो गया और जब मध्य बिंदु होगा तो आधा होगा। इसलिए PF को हमने स्मॉल f माना है क्योंकि फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। तो P से F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा और P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा क्योंकि P ध्रुव है, F फोकस बिंदु है और C वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तथा ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसलिए F PC का मध्य बिंदु हो गया, इसलिए F बराबर R/2 हो गया, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुनी हो गई। R बराबर 2F भी लिख सकते हैं या F बराबर R/2 लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। तो यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से हमने सिद्ध कर दिया। इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।